हाय गाइस, तो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने चैनल में मैक्सवेल सर। ठीक है, तो आज हम आपके केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, एंड हम अभी देखेंगे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं। हमने सारे चैप्टर्स से आपकी 15 क्वेश्चंस का प्रिपेयर करा है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे एंड देन उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोलारिटी निकालनी है हमें एक सोल्यूशन की, जिस सोल्यूशन को हमने प्रिपेयर करा है डिज़ोल्व करके आपका 5.8 ग्राम ऑफ NaCl को 500 ml सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब हमारे को बताना है कि इसकी मोलारिटी कितनी होगी। 1 मोलर, 0.1 मोलर होगा, 0.2 मोलर होगा, 0.5 मोलर होगा या 1 मोलर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमें मोलर मास भी गिवन था आपके NaCl का, विच वॉज 58.5 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा हमारा 0.2 मोल्स। अब ये आंसर हमारा कैसा आया, ये आंसर हमारा इस प्रकार आया कि मोलारिटी की हमारे को पता है डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोलारिटी क्या होती है आपकी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है विच इज़ योर 500 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम से हमने क्या करा, पहले तो हमने इसके यूनिट कन्वर्ट करी, इसको ml से लीटर में लेके आए। ठीक है, देन उसके बाद में हमने क्या निकाला, उसके बाद में हमारे को मोल्स कैलकुलेट करने थे। मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट करे कि जितना हमारे पास अमाउंट है, हम 5.8 ग्राम को डिज़ोल्व कर रहे थे, तो जितना हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जितना हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, उसको हम आपका डिवाइड करेंगे विद मोलर मास। ठीक है, तो जब हमने मोलर मास से उसको डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 0.1 मोल्स, यानी कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए 0.1 मोल ऑफ NaCl जो है उसे हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 0.5 लीटर में। ठीक है, तो फिर जब हमें इसकी अब मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करा, हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 5, जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मोल्स आता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा भी 0.2 मोल्स। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें हमारे को गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये हमें पूछा जा रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा उस एक पर्टिकुलर सेल का जिस पे आपका सेल रिएक्शन, जिसका आपका EMF जो है, आपका सेल का जो EMF है वो है आपका 1.1 वोल्ट, एंड आपका जो N है यानी कि जो मोल्स हैं वो हैं 2। ठीक है, एंड साथ ही में हमें फराडेज रेट कांस्टेंट दे रखा है, फराडेज लॉ कांस्टेंट, विच इज़ 96500 सेल्सियस पर मोल्स। ठीक है, और नीचे हमारे को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका आंसर भी है हमारा बी, विच इज़ आपका -212,300 जूल्स। ठीक है, अब ये आंसर हमारा कैसा आया, तो हम गिब्स एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0 सेल। ठीक है, तो ये जो हमारा n होता है, ये n हमारे मोल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है। f हमारा फराडेज लॉ कांस्टेंट होता है, जो भी हमें डायरेक्टली गिवन है। e ऑफ सेल जो होता है, EMF ऑफ सेल जो होता है, वो भी हमारे को यहाँ पे पूरा गिवन है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली तीनों की तीनों चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दी और आंसर आया हमारा -2.2300 जूल्स। ठीक है, अब कई जगह पे ये वैल्यू जो है आपको, ये यहाँ पे जूल्स की जगह किलो जूल्स में भी दी जा सकती है। तो किलो जूल्स में इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको क्या करना है, हमें बस इस वैल्यू को डिवाइड करना है आपका 1000 से। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -212.3 किलो जूल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अब हमें रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें रेट कांस्टेंट गिवन है और हमारे को इसकी हाफ लाइफ निकालनी है रिएक्शन की, कि हाफ लाइफ क्या होगी। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या है इसका, 0.693 पर मिनट। ठीक है, अब हमारे को इसका हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ हमारे को निकालना है, देन हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा A 1 मिनट। ठीक है, तो अब हमारे को यह आंसर कैसे आया, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आपके मल्टीपल ऑर्डर्स के रिएक्शन होते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारी टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 0.693। ये एक कांस्टेंट होता है आपका, इसको हम डिवाइड करते हैं के से, के यानी कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो 0.693 है ये आपके फॉर्मूले में ऐसे ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, के की वैल्यू हमारे पास थी 0.693, ये हमने यहाँ पे आपके उसमें पुट कर दी, फॉर्मूला में पुट कर दी, और जिससे हमारा आंसर क्या आया 1 मिनट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए 1 मिनट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फिजियो अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजियो अब्जॉर्प्शन का इसमें आपकी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, या मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें उसकी एंथैल्पी हाई होती है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, या फिर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास में सी, हाई इंथैल्पी फॉर एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो सरफेस पे होता है वो एड्जॉर्प्शन होता है, और अगर ये अंदर सीप करके चला गया सरफेस के तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है ये आपकी फिजियो एब्जॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता ये आपके फिजियो एब्जॉर्प्शन का। ये आपका केमिकल जो आपका केमियो एब्जॉर्प्शन होता है उसका ये एक वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपके फिजियो एब्जॉर्प्शन का नहीं होता। अब हमें पूछा गया है कि कौन सा, सॉरी बच्चों मुझे ना खांसी हो रही है, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा यूज़ होता है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हर्माटाइट से, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में उसे डालते हैं, ठीक है। तो कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो जब आपका ये रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई आपका मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके ओर से, तो वहाँ पे हमेशा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है हमारा ACO विच इज़ योर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जब ब्लास्ट फर्नेस में हम हर्माटाइट से आपका आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO आपका यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारी रिएक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, आपका हर्माटाइट जो है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फिर उसका आयरन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे ऑक्सीजन का, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है किसी मेटल M के साथ में, ठीक है, नीचे हमारे को ये रिएक्शन दी हुई है आपकी कि 2 मोल्स प्लस 1 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ योर मेटल प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ दैट मोनोऑक्साइड कॉम्पोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो अगर हमारे पास 0.5 मोल्स होंगे मेटल के, ठीक है, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो कितना मोल बनेगा मेरे जो हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था उसका, ठीक है। ये तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा B 0.5 मोल्स। और ये आंसर हमारा 0.5 मोल्स कैसे होगा, क्यों, इसमें हम सिंपल मैथ्स अपनी लगाएंगे कि भाई अगर मेरे 2 मोल ऑफ M में मेरे पास 2 मोल ऑफ मेरा MO बन रहा था, तो अगर मेरा 1 मोल ऑफ M लग रहा है तो उसमें मेरा कितना होगा 2/2 हो जाएगा मेरा, ठीक है, 2/2 मोल हो जाएगा मेरा MO का, ठीक है। और अगर मेरे पास 0.5 मोल मेरा लग रहा है M का, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 इंटू 0.5 मोल ऑफ MO बन रहा है, तो 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास 0.5, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा 0.5 मोल्स ऑफ MO, ठीक है। तो कभी कभी हमारे को सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज ही यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रख के चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होते हैं D6 की कन्फिग्रेशन में, ठीक है। एंड फिर हमारे को इसमें से बताना है कि भाई आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हमारे को बताना है कि यार 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे D6 में, 2 होते हैं, 1 होता है या 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बता भी रखा है कि एक मेटल आयन जो है ट्रांजिशन कर रहा है D6 कन्फिग्रेशन स्टेट में, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा B
विच इज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा D6 कन्फिग्रेशन होता है उसमें हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके हाई एनर्जी और d ऑर्बिटल पे होते हैं। ये आपका केस उसमें होता है जब आपके पास मेटल आयन होता है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो होते हैं, ठीक है, और इनकी पेयरिंग होती है आपकी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो जब हमारी D6 की कन्फिग्रेशन बनती है तो हम इसे फिल कैसे करते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, तो हमारे ऑर्बिटल्स थोड़ा इस तरह से फिल होते हैं। सबसे पहले हमारे एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल होते हैं आपके ऑर्बिटल में, एंड देन फिर उनकी पेयरिंग होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो 2 होते हैं ये लोन पेयर बच जाते हैं, इनकी पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। ये लोन ऑर्बिटल्स हमारे बच जाते हैं, सॉरी लोन इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज। अब ये हमारे को कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है कि मेटल आयन में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो हमारा मेटल आयन होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखते हैं इन 4 में से हमारा सही आंसर क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आयन, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मेटल्स हमारे लिगेंड्स हमारे अटैच होते हैं हमारे मेटल आयन में, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से वो डिफाइंड होता है, ठीक है। जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम में, तो अगर ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है तो इससे मेरे जो डायरेक्ट लिगेंड्स, जितने भी मेरे डायरेक्ट लिगेंड्स बॉन्डेड है, इनको हम, ये ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में, और इसी से उनकी जो ज्योमेट्री और स्टेबिलिटी आपकी कंपाउंड की वो डिफाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंपाउंड है आपका CH3C2Br, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है कि भाई ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा करेक्ट मैकेनिज़्म कौन सा होगा, ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि भाई इसके लिए मेरा करेक्ट मैकेनिज़्म कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट मैकेनिज़्म हमारे को SN1 है, SN2 है, या आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या मेरा रेडियल मैकेनिज़्म है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात दे रखा है कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यानी कि हमारा CND नहीं होगा, या तो हमारा SN1 या SN2 होगा। SN1 और SN2 जो होते हैं ये हमारे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, ये फर्स्ट डिग्री होता है, ये सेकेंड डिग्री होता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी विच इज़ आपका SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब SN1 एंड SN2 जो रिएक्शन होता है इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है ये आपका 2 स्टेप होता है, ठीक है, एंड जो हमारा SN2 होता है ये हमारा 1 स्टेप होता है। जो हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हमारा SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो बैक साइड होती है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करती है, जिसकी वजह से इन्वर्जन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम SN1 एंड SN2 की थोड़ी सी और बात करें तो ये आपका जो SN1 है, जैसे हमने बताया कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो यहाँ 2 स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले आपका डीप्रोटोनाइजेशन होता है। इसके मतलब क्या है कि जो आपका कार्बोकैटाइन है, ठीक है, जो हमारा कार्बोकैटाइन है वो आपका फॉर्म होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद आपका जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो होता है ना, आपका वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैच करता है, ठीक है, अटैक करता है कार्बोकैटाइन को और वहाँ पे अटैच हो जाता है। बल्कि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है, तो SN2 रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि सिंगल होता है और एक ही स्टेप पे होता है। इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अब बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इन्वर्जन हो जाता है और कन्फिग्रेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन ल्यूकोस टेस्ट, ठीक है। अब ल्यूकोस टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि जो ल्यूकोस टेस्ट जो हमारा होता है ये हमारे एल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा ऐसा एल्कोहल है जो कि ल्यूकोस टेस्ट के साथ में हमें पॉजिटिव रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर है इसका डी विच इज़ 2-methyl-2-propanol, ठीक है। अब ये आंसर हमारा क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा ये हमारा क्या बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल है। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं हमारे वो ल्यूकस रिएजेंट के साथ में आपके एकदम से रिएक्ट करके आपको क्लाउडी सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं ये उसके साथ में बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
अब हमारा जो लूकस रिएजेंट होता है वो क्या होता है हमारा ZnCl2, ये आपका एनहाइड्रस ZnCl2 होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl होता है ये, ठीक है। ये भी जो आपका रिएक्शन होता है ये आपका SN1 रिएक्शन होता है, ये आपका SN1 पाथ को फॉलो करता है रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें पूछा गया है इन द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमारे को बोला गया कि भाई जब हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इसमें से कौन सी हमारी जो रिएक्शन है जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बी, ठीक है। अब इसका आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है, क्योंकि जब हमारे एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज करते हैं ना तो वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो उसका एल्डोस ग्रुप होता है, जो उसका एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, वो उसका कन्वर्ट होकर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ आपका डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हमारे होते हैं उसके प्रिपरेशन में हमारा कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमें 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, कि आपका नाइट्रेशन होता है या रिडक्शन होता है नाइट्रोबेंजीन का, रिडक्शन होता है आपका एरोमेटिक अमाइन का नाइट्रस एसिड से, या आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होती है वो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डी, जो हमारी एरोमेटिक अमाइन होती है उसका आपका नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होता है टू फॉर्म योर डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये इनको जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एनिलीन हो गया, उसको आपका नाइट्रस एसिड के साथ में HNO2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बनता है, ठीक है, डाइजोनियम आयन हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि अब हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हमारे को ये पता है कि हमारे पास 3 टाइप के सेक्राइड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे मोनोसेक्राइड्स, एक होते हैं हमारे डाइसेक्राइड्स, एक होते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में हमारी एक सिंगल यूनिट होती है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हो गया। फिर आते हैं हमारे डाइसेक्राइड्स जिनमें 2-10 हमारे यूनिट्स होते हैं शुगर के, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स जिसमें हमारे मोर देन 10 होते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ इसमें हमारे सेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सुक्रोज। जो सुक्रोज हमारा होता है ये एक डाइसेक्राइड है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना है, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये हमें सुक्रोज देते हैं, इसलिए डाइसेक्राइड्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में कि इनमें से कौन सा हमारा एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मतलब कि ऐसा पॉलीमर जो कि हमारा नेचर में खुद से डिग्रेड हो जाए, ठीक है। पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन या पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड हमारा एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो कि हमारा नेचर में डिग्रेड हो जाता है, और ये हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे कि हमारा कॉर्न का स्टार्च हो गया, शुगर केन हो गया, उसके द्वारा आपका पॉलीलैक्टिक एसिड जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे पॉलीथीन्स का एक काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इन बॉडी, ठीक है। अब एस्पिरिन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। एस्पिरिन जो होती है ये एक एंटी एनाल्जेसिक है, ठीक है। ये आपकी एनसिड्स होती है, एनसिड्स की क्लास में ये जो दवाई है वो आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि भाई ये क्या आपका जो पाथ है वो फॉलो करती है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कि ये आपका जो साइक्लोऑक्सीजनेज हमारा जो एंजाइम होता है ये उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। अब एस्पिरिन क्या करती है कि साइक्लोऑक्सीजनेज जो कॉक्स हमारा एंजाइम है इसको ब्लॉक करती है, इसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमें पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर का फीलिंग होता है वो नहीं हमारे प्रोड्यूस होते, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के ना डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी में वायरस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या करेंगे कि हम पेन कॉज करेंगे उस एरिया में, हमें वहाँ पे इन्फ्लेमेट कर देंगे, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, रेडनेस होने लग जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उसी को इनहिबिट कर देते हैं जो एंजाइम आपके इनके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक। तो बच्चों इसके साथ में आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखते जाइएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।